कर्नाटक चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र को लेकर दावा किया कि वहां कांग्रेस के वोट टारगेट करके काटे गए। आरोप की चुनाव आयोग पर उन्होंने लगाया और कहा कि चुनाव आयोग को इसे लेकर राज्य की सीआईडी ने 18 महीने में 18 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, लेकिन आयोग ने जानकारियां साझा नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर एक हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी में मदद की। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं कि आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से आरोप लगाए हैं। Has written 18 reminder letters. मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ने की जरूरत है ताकि सच्चाई पता चल सके। और चुनाव आयोग उनके साथ कैसे मिली भगत कर रहा है, यह भी जानना जरूरी है। मैं साफ बोल देता हूं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। और everybody to look at to see his press conference. Everybody should watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process and to challenge democracy in our country. We all need to fight for democracy, we need to fight for our constitution, we need to fight for our country. राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब भी आया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा राहुल के लगाए गए आरोप गलत हैं और निराधार हैं। और किसी का वोट कोई आम व्यक्ति नहीं हटा सकता है। किसी का नाम हटाने से पहले उसका पक्ष जाना जाता है। 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में एक मामला आया, कुछ वोटर्स के नाम हटाने का असफल प्रयास हुआ था और इसी के अथॉरिटी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अलंद विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस उम्मीदवार यहां से जीता था। 2018 में अलंद से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। सासाराम के डेहरी ऑन सोन में अपनी पहली बैठक में उन्होंने राहुल गांधी और आरजेडी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी की यात्रा वोट चोरी पर नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए थी। वहीं सवाल उठाए कि क्या लालू, राबड़ी और तेजस्वी बिहार को समृद्ध बना सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारियों का मोर्चा संभालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। और सासाराम में अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर प्रहार की। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय
बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रही है। अमित शाह का सासाराम और बेगूसराय का दौरा इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह ने सीधा संवाद किया और चुनाव से पहले तेजस्वी ने चुनावी शंखनाद किया है। बीजेपी के लिए बिहार का मगध और शाहाबाद क्षेत्र क्यों अहम है और यहां पर अमित शाह की बैठक के क्या मायने हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध और शाहाबाद क्षेत्र, जिसमें एनडीए को करारी शिकस्त मिली थी। इस चुनाव में शाहाबाद की 22 विधानसभा सीट में एनडीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि महागठबंधन 19 और बीएसपी 1 सीट पर जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवारों को यहां बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की 4 सीटों पर एनडीए को हार मिली थी। मालेगांव ब्लास्ट केस में अब एक नया मोड़ आया है। 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया है। दरअसल मालेगांव केस में एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। जब अब इस फैसले के खिलाफ पीड़ितों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पर बरी किए गए सभी 7 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज नोटिस जारी किया, जिसमें पूर्व भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं। वहीं पीड़ित परिवारों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी बरी आरोपियों को 6 हफ्तों के भीतर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। और नवरात्रि में गरबा और गरबे में एंट्री पर विवाद की कहानी काफी पुरानी है। हर साल नवरात्रि का त्योहार आता है और गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर एक नई बहस छिड़ जाती है। हिंदू संगठन लगातार गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि गरबा पंडाल में कोई भी आए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गरबा पंडाल में एंट्री के साथ ही उनके वहां की शर्तें भी उन्होंने माननी होंगी। मुस्लिम हो या फिर ईसाई, सब गरबा पंडाल में आ सकते हैं। आखिर बीजेपी विधायक के इस बयान का क्या मतलब है, आइए आपको दिखाएं इस रिपोर्ट में। नवरात्रि में गरबा और गरबे पर विवाद की कहानी पुरानी है। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर हर बार की तरह इस बार फिर बैन की मांग उठी है। हाल ही में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने इसका समर्थन किया था। इस बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गरबा में कोई भी आए आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या हैं वो शर्तें, आइए आपको बताते हैं। लड़के अकेले नहीं, परिवार के साथ आएं। बहन माँ अब्बा को साथ लेकर आएं। गंगा जल पिलाएंगे, श्री राम के नारे लगवाएंगे। आने वालों से दुर्गा जी की आरती करवाएंगे। लोगों के माथे पर तिलक लगाया जाएगा। ईसाई मुस्लिम कोई भी आए आपत्ति नहीं है। बीजेपी विधायक के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। बल्कि हम कहेंगे कि अकेला अकेला लड़का ही क्यों गरबा में आ रहा है, साथ में बहन को भी लेकर आ, साथ में माँ को भी लेकर आ, भाई को भी लेकर आ, भाभी को भी लेकर आ, अब्बा अब्बी को भी लेकर आ, क्योंकि सबको ही हिंदू बनाना है यार। कब तक तुम दाएं बाएं घूमते रहोगे? जब तुम्हें हिंदू धर्म से मोहब्बत है, उनके यहाँ देवी जी की आराधना आरती करना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, तो फिर तुम अकेला क्या यार, पूरे खानदान को ला, सबको गंगा जी पिलाकर, जय श्री राम बुलवाकर, जय महावीर बुलवाकर। इस तरह के उसमें जिसकी आस्था होती है वही आता है, और ये आस्थावान को रोकने का कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में गरबा में एंट्री को लेकर बवाल जारी है। हिंदू संगठन भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग कर रहे हैं। उधर सियासी गलियारों में इस पर तकरार जारी है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक पूरा ओरा हो गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ आएगी तो वो उसमें एक विवाद वाली स्थिति को खड़ा करना, बयान देना, ताकि उससे अलग हट के जाने का एक काम उनका क्रम बन गया। मैंने पहले भी कई बार ये बात को बयान दिया, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि गरबे के अंदर कोई मुस्लिम अगर जाता है तो जाता ही क्यों? अगर आप उसे सदा देते हो तो हम उसके साथ नहीं है, क्यों जाएगा वो? और अगर वो गरबे में जाएगा तो फिर गरबा वाले समिति वाले जो मान रहे हैं मान ले भैया, हम तो खुद कहते आए मुस्लिम समाज का गरबे से क्या लेना देना। सवाल ये, गरबा में गैर हिंदुओं का आना कितना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।